अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सरवदी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सूरत हाल नाज़रीन, अमेरिका ईरान के हवाले से डील तो डन हो चुकी है। अब मुज़ाकरात पर फर्दर बात करने के लिए ईरान के डेलीगेशन को भी पहुंचना था स्विट्ज़रलैंड, लेकिन स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जो तयशुदा प्रोग्राम था जुमे के रोज़ यानी कि आज के रोज़, वो फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुका है। ये रवानगी भी जो है वो JD वैंस की उनकी भी मौखर हुई है। ये हालात क्यों ऐसे हुए, क्या सूरत हाल है? अमेरिका और इसराइल का सेम पेज तो फिलहाल फटता नजर आ रहा है और JD वैंस ने भी जिस तरह से नेतन्याहू को ठीक ठाक सुना दी है। अब इसके बाद सूरत हाल होगी क्या? क्या ईरान को मजीद कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है? मुज़ाकरात पर किस तरह से मजीद, कितने पॉइंट्स पर कैसे बात होगी, कब होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आपके? जी, आई एम गुड, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब, लेटेस्ट तो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है, जिसका मतलब है कि जो MOU हुआ था वो 24 घंटे भी नहीं चला और ख़त्म हो गया, क्योंकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है और उसने कहा कि अब कोई जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता, क्योंकि लेबनान पे इसराइल ने हमला किया है, तो MOU की खिलाफ वर्जी हो गई है। हाँ, इसका मतलब है कि ये तो आगे चलता नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अभी तो जी बिल्कुल, सिचुएशन इज नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग। और हमें सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसराइल जो है वो दे विल नॉट टेक इट पॉजिटिवली और वो कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट जरूर करेंगे। जिस तरह की हार्श स्टेटमेंट्स आ रही थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी अबाउट इसराइल, आज सुबह तक हम इसराइल और US के जो रिलेशनशिप थे उसको ज्यादा डिस्कस कर रहे थे एज कम्पेयर टू द डील। और ईरान भी अप्रीहेंसिव थे। ईरान में ये डिस्कशंस पहले दिन से शुरू हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमारी इतलात है कि लेबनान की जो सिचुएशन है वो उन्हें पता था कि ये खतरनाक रहेगी और लेबनान की जो अश्योरेंसेज हैं, गारंटीज हैं, वो इंश्योर करना चाहता है। क्योंकि लेबनान, आप देख रहे हैं पहले ही जो नुक्ता है डील का, उसमें बार बार लेबनान का जिक्र जरूर है, इंक्लूडिंग लेबनान, जब उसकी सॉवरेनिटी की बात हो रही है। अब जब इसराइल की प्रेजेंस इस सदरन लेबनान में, लेट्स से कि इजराइल कहता है जी कि अब मेरे पे हमास ने हमला किया, तो बिग क्वेश्चन है कि वो हमला किधर किया? अगर हमास ने किया, अगर वो इजराइल लेबनान के अंदर ही आपके ऊपर कहीं हमला हुआ है, तो यू आर ऑक्युपाइंग देयर लैंड। वो हमास करे, A करे, B करे, C D करे, वो हमला आप पे नहीं है, वो तो आप उनकी ऑक्युपाई करके बैठे हो उनकी लैंड्स को। बट एनीवेज, वो हमला क्या होगा जी? फायरिंग हुई होगी, वन ऑड इंसिडेंट हुआ होगा और उसका रिस्पॉन्स 18 कंफर्म डेथ्स, मोर देन 34 इंजर्ड। और ये तो अभी इतलात शुरू की थी, सीरियस अटैक हुए। बहरहाल डेलिकेट है मामला, लेकिन आई एम नहीं, श्योर कि अभी एक राय ये है कि अमेरिका और इसराइल गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। अमेरिका बज़ाहिर इसराइल से नाराज़गी कर रहा है और वैसे उसने कहा है कि आप जो करना चाहते हैं लेबनान में कर लें। तो ये गुड कॉप बैड कॉप में ईरान के पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? वो अमेरिका के साथ अपनी डील को आगे बढ़ाए या डील को ख़त्म कर दे? नहीं, अभी तो देखिए, डील तो हुई नहीं है जी, अभी तक तो डील हुई नहीं। डील के ऊपर डिस्कशन होनी है। ये जिसके हम डील टील कर रहे हैं बार बार, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है सारी चीजें, बट बेसिकली तो ये एक फ्रेमवर्क बना था कि हाउ टू निगोशिएट और बातचीत कैसे होगी। और कुछ टाइमलाइंस हुई थी जो अब नए हुर्मुज़ के कॉन्टेक्स्ट में, कि कब तक ब्लॉकेट खुलने हैं, उसकी सफाई होनी है। और उसके बाद 60 डेज के बाद नई जो रिजीम उन्होंने अथॉरिटी, ऑलरेडी वो पर्शियन गल्फ अथॉरिटी उन्होंने क्रिएट कर दी है, ओमान ने और ईरान ने मिलके, और उसको इस्टेब्लिश किया कि अब उनसे आप कोऑर्डिनेट करके गुजरेंगे। और अभी आप इतला दे रहे हैं कि जी हुर्मुज़ को उन्होंने बंद कर दिया, तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ अपना, ईरान भी एक्शन करेगा। अब देखते हैं ना कि अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स इसके ऊपर आता है, हाउ दे टेक दिस सिचुएशन। जब तक अमेरिका की स्टेटमेंट नहीं आती है, हमारे लिए सुरवर्दी साहब इस वक्त इस सिचुएशन को एनालाइज करना सही मुनासिब नहीं होगा जी। तो ईरानी लेट्स सी। सुप्रीम लीडर की हवाले से जो स्टेटमेंट है वो एग्रीमेंट पर पहले ही सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने भी प्रेशर में जो है इस डील के लिए ओके बोला था, लेकिन फॉर श्योर अब नजर आ रहा है कि मामलात फिर से खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए सर ना, बात इस तरह के सुप्रीम लीडर जो हैं वो उन्होंने मुशावरत के बाद ही वो एक फैसला करते हैं। ऑफ कोर्स ही इज ब्रूस्ड, वो बड़े उनकी, एक तो हैप्पी नहीं है जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, फिर स्कूल की बच्चियों का वाकया हो गया, फिर हिज फादर, मदर, वाइफ, डॉटर, उनके पर्सनल लॉसेस भी बहुत हुए हैं। और अगर कोई ये शख्स कहे जी कि पर्सनल लॉसेस को आप पे की पर्सनैलिटी पे असर अंदाज नहीं होते, मैं इसको मानने को तैयार हूँ। वो इस तरह के इंसिडेंट भी इट डज इम्पैक्ट। फिर वो कहते हैं जितनी हमारी शहादतें हुई हैं ईरान की, उनका उनका उनको हमने रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह हैं, और इनको हम भूलेंगे नहीं। वो बच्चियों की स्कूल की शहादतों को कहते हैं, बेशक हमारा इनसे
मुआहिदा हो जाए, जो हो जाए, हम इसको भूलेंगे नहीं कि ये हमारे ऊपर एक जख्म है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते रहे हैं लीडरशिप के बारे में, सबके बारे में, तो जी ऑफ जी। कोर्स विल नेवर टेक दिस पोस्चर। फिर एक है लेकिन मैं जनरल इंपॉर्टेंट साहब, चीज है, मैं एक आखिरी फिक्र अगर कह दूं, सबसे जी इंपॉर्टेंट चीज है डोमेस्टिक ऑडियंस। आप डोमेस्टिक ऑडियंस को एक सिचुएशन थी ईरान में इस वॉर से पहले, पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस सो कॉल्ड रिलीजियस रजीम जो थी, उससे खुश नहीं थे ज्यादा लोग, वो सड़कों के ऊपर। तो उसको भी वो एड्रेस कर रहे हैं कि हम तो ये कुर्बानियां जो दी हैं, सारा कुछ हो रहा है तो ये ईरान के लिए, ताकि उस अपनी डोमेस्टिक पोलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो उनका तरफ से इसी तरह के बयान की उम्मीद की जा रही थी। नहीं, जब JCPO हुआ था, ओबामा वाला एग्रीमेंट, तब खामनाई साहब ने भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दी थी कि अब मैं तो, मेरी राय मुख्तलिफ है लेकिन मैं इजाज़त देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो systems है, इट इज ही इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ खामनाई। उन्होंने भी यही किया था, सेम स्टेटमेंट है, अगर आप पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं है। आवाम का सेंटिमेंट भी कुछ ऐसा ही है। जी देखिए, इस वक्त तो इस पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए कि हर मुल्क, हर सिस्टम, चाहे आइडियलॉग्स हों, पॉलिटिशियंस हों, डिक्टेटर्स हों, जो भी हो, वो अपने इंटरेस्ट को जरूर देखते हैं जी। और प्रूडेंस भी इसी में है कि आप मूव फॉरवर्ड करें। देयर इज एन एनिमिटी ऑफ 47 ईयर्स है ना। अगर तो आप देखते रहेंगे ना कि बैक व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाएंगे तो आप आगे तो बढ़ नहीं सकते। अब ये फैसला ईरान ने किया कि जी हमने आगे भी बढ़ना है, और इस तो वो मुज़ाकरात की मेज पर आए हैं जी। उनकी भी सख्त जरूरत थी, कोई ईरान में भी इतना, और अगर खुदा न खास्ता ये वापस एस्केलेशन की तरफ जाती है, या वापस लड़ाई की तरफ जाती है, या वापस हुर्मस ब्लॉक होता है, तो ये मत समझिएगा मेरे ख्याल में कि अमेरिकन रिस्पॉन्सेज या जो वहाँ से एंटी उनके रिस्पॉन्सेज आने, अभी रिस्ट्रेंट है मिडल ईस्ट के अंदर, वो पाकिस्तान की वजह से है। तो अब जो अमेरिकन रिस्पॉन्सेज आएंगे वो सख्त भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं कि जी मिलिट्री एप्लीकेशन फेल हो गई, आइंदा भी फेल होगी, ये ऐसा है नहीं। हो सकता है आइंदा वो इस तरह के एप्लीकेशन करें जिसका वेट ज़्यादा हो, क्योंकि एक अमेरिकन भी फिर अपने आप को ब्रूज समझेंगे। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अकल से काम लेना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। ठीक है, जो प्रिंसिपल आपके स्टांसेज हैं उसको मेंटेन रखें, बट हैविंग सेड दैट, स्ट्रेटजी में कहा जाता है कि रिस्क भी जो है वो कैलकुलेट करके लिया जाए, इट इज़ कैलकुलेटेड रिस्क। वरना तो आपने ब्लाइंड खेलना है तो फिर खेलते रहे। फिर तो जिस तरीके से अगर अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन कर ली है, लेट देयर बी नो डाउट कि उनकी बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन है, हु कैन गारंटी कि ईरान वैसी मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा। और यही एक राय रीजन ये भी है कि अगर जैसे ईरान आज स्विट्जरलैंड नहीं गया और उसने मुज़ाकरात को मुलतवी किया है, तो वो तो उसने इजराइल की गेम खेली ना, क्योंकि इजराइल चाहता है मुज़ाकरात ना हो, इजराइल चाहता है अमन ना हो। तो अगर अमन डिरेल करने की कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो तो इजराइल की सक्सेस है। अबनाए हुर्मस बंद होता है, कोई एस्केलेशन होती है, तो वो तो फिर इजराइल की सक्सेस होगी ना, वो ईरान या अमेरिका की सक्सेस तो नहीं होगी। नहीं, आज अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाते तो टाइम तो ये लेंगे जी, ये मैं आई कैन फोरसी कि ये 60 डेज से भी ऊपर जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, इतनी बदएतमादी है सोहरवर्दी साहब, इतनी बदएतमादी, ईरान ये रिस्क लेना ही नहीं चाहता कि विदाउट, सामने तो लेबनान में भी रखा हो उन्होंने, लेबनान की सिचुएशन है, लेकिन फ्रोजन एसेट्स हैं, काफ़ी चीज़ें, वो चाहेंगे कि थोड़ी सी चीज़ें मोबिलाइज हो जाएं, जो जो वादे किए। देखिए हुर्मस खुली, आज सुबह खुली, अमेरिकन ने भी क्लेम किया, इन्होंने भी क्लेम किया। आज एक्सपेरिमेंट हमने देखना था कि किधर कितनी खुली है, कितनी ट्रैफिक चली है, क्या हुआ है। स्लोली एंड फ्रोजन एसेट्स हैं, तेल की जो तरसील है, इनसे जो पाबंदियां उठनी है, तो वो थोड़ी सी कुछ ना कुछ चीजें अमेरिका, ईरान चाहेगा कि मोबिलाइज हो जाएं, ताकि थोड़ी सी गारंटी उनको भी मिल जाए कि वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। वो पहले दिन जाके न्यूक्लियर ने डिसाइड भी नहीं हो जाना था। टेक्निकल टीम्स है और ईरानियंस की जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, या जो उनका वे ऑफ नेगोशिएशन है, वी ऑल नो दैट कि वो उसको प्रोटेक्टेड प्रोलॉन्ग करेंगे। तो दिस मे स्पिल ओवर 60 डेज। बट हैविंग सेड दैट, जेस्चरिंग पोस्चरिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं। लेट्स टेक दी स्टेटमेंट्स इन द ट्रू स्पिरिट कि यार ये देयर दिस मीन व्हाट इट इज। ये जो कंस्पिरेसी में हम पढ़ जाएंगे कि बैड कॉप गुड कॉप, तो फिर तो वी आर गोइंग नोवेयर जी। वो कहते हैं ना, लेट्स वॉक द टॉक। तो जब ये चलेंगे, वॉक करेंगे, टॉक्स को सामने अपना प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो हमें पता चलता जाएगा कि वेयर वी आर हेडिंग। जाहिद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से हम डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान की जानिब से केपी और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में मुबैना ISKP के ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने के जो दावे थे उनको मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात करेंगे मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। अच्छा, अब एक और जो एक्टिविटी है, वैसे पहले तो अफ़गानिस्तान जो है वो एलाइज करता था कि पाकिस्तान ने उसकी सोवरेनिटी ब्रीच की है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, बमबारी की है। आज अफ़गानिस्तान की वजारत दफ़ा ने ये क्लेम किया है कि हमने पाकिस्तान पर ड्रोन मारे हैं और हमने पाकिस्तान में ISK और खुरासान के अड्डों को निशाना बनाया है और हमने अटैक किया है पाकिस्तान पर। मतलब थोड़ा चेंज है, पहले वो कहते थे हाँ पाकिस्तान ने किया है, आज वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। गो कि हमारी वजारत इत्तलात ने इसको एक प्रोपेगेंडा और झूठ करार दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा ने ये क्लेम ज़रूर किया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। एक्चुअली वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ISKP। देखिए उनका रशिया के साथ अभी एक हुआ है पिछले दिनों। रशियंस को वो ये बता रहे हैं कि जो आपके ऊपर IS के हमले की, आपके ऊपर जो हमले होते हैं वो ISIS कर रही है और पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान की सरजमीन से होते हैं। जो आपको याद होगा कि जो कॉन्सर्ट बॉम्बिंग भी हुई थी, उसके भी ताने बाने ये मिलाने की कोशिश करते हैं। अभी मास्टर जो स्पॉन्सर है जी उनका इंडिया, तो ये उसी के वही नैरेटिव्स हैं, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे डिसइंफॉर्मेशन। तो दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर। 21वीं सदी है और ये ISIS ISKP ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इसी फ्रेंचाइज हाउस में, विच इज़ अफगानिस्तान, जहाँ पे ये हाउस हुए हैं, आपस में मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और मिल के ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल शरेड, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनकी जी कि हम जो रिलीजियस टेंट उसको देते हैं या जो सेक्रेटेरियन देते हैं। कल परसों हम किसी एक बात कर रहे थे किसी स्कॉलर के साथ बैठे हुए, तो मैंने कहा कि यार 90% पाकिस्तान को तो डॉक्टर साहब पता ही नहीं है कि ये सल्फी इस्लाम कौन सा है, दूसरा इस्लाम कौन सा है। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं और 90% को मेरे ख्याल में, आपको मुझे भी आज तक नहीं पता कि मैं कौन सा इस्लाम से मेरा ताल्लुक है। मुझे ही पता है कि मेरा एक नबी है, एक कलमा है और वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर वी कैन। तो यहाँ पे तो ये चीजें आप ये जिहाद के साथ साथ लाई की हैं। तो ये जब कंट्रोल्ड क्यास होता है मुजम्मिल साहब, इसके बड़े डायनामिक्स होते हैं। ये दिस इज वन ऑफ दोज डायनामिक्स और ये उसी का हिस्सा है कि जी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमें थ्रेट है अपने आप को इनोसेंट पेश करने के लिए। बट व्हाटएवर, जो मर्जी है वो ड्रामा कर लें। स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड अ पॉलिसी बड़ी सिंपल सी है कि दे विल हैव टू कोऑपरेट, बिहेवियर चेंज तो उनको लाना होगा, अदरवाइज पाकिस्तान विल कीप परसुइंग अपने तरीके से पॉलिसी। अब उनका ये ऐलान हमें अब ये मौका नहीं देता कि हम ज़्यादा ताकत से रिस्पॉन्ड बैक करें और ये जो हमने एक कंट्रोल सा सीज फायर रखा हुआ था अफ़गानिस्तान के साथ और उमची के बाद उसको ख़त्म किया जाए और सर्जिकल स्ट्राइक्स दोबारा शुरू की जाए अफ़गानिस्तान में। देखिए पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो है स्ट्राइक हार्ड, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेज जाने चाहिए। जहाँ से टेररिज्म एमिनेट होता है वहीं पे बस जाने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम तो खुद सफ़र कर रही है जी। नॉट अ वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो वहाँ पे करता है वो कोई वॉर के आस्पेक्ट से नहीं करता, ऑपरेशंस करता है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTA और TTP के खिलाफ, और उन्हीं जगहों को हिट करता है जहाँ से एमिनेट होती है वो थ्रेट जो पाकिस्तान में आपके एक्शन करते हैं। जिस जिस जगह से, जिस पोस्ट से, जिस ट्रेनिंग सेंटर से, जिस एमिनेशन डिपो से उनके वेपन्स एमिनेशन भेजे जाते हैं, जो जो इंसिडेंट होते हैं पाकिस्तान उसके काउंटर में रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि एक पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी हमें साथ ज़रूर करना चाहिए, अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स, नेगोशिएशंस की तरफ भी ज़रूर जाना चाहिए। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, फर्स्ट टाइम हमने देखा है देयर इज़ नो एम्बिग्विटी इन द पॉलिसी। पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहे हैं। प्रिसीजन के साथ मिलिट्री का इस्तेमाल होता रहेगा और इसी पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ बड़े मौके मिले। माजी में हम उनके साथ कॉपरेट कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, उनको रीसेटलमेंट तक यहाँ तक बातें चली गई, कंप्रोमाइज़ भी बहुत होते रहे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर कट लाइन खींची है कि TTA ने फैसला करना है कि वो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी तक तो वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़े, तो हमारे साथ उन्होंने क्या खड़ा होना है। अच्छा, अब संडे को मिस्र में पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स दोबारा मिल रहे हैं। पहले तो ये चारों मुल्क इकट्ठे हुए थे सीज़ फायर के लिए, अमेरिका और ईरान सुलह के लिए, और उसमें फिर पाकिस्तान ने आगे लीड ली थी
और सालिस का किरदार अदा किया था। अगला एजेंडा आपको क्या लगता है इन 4 मुल्कों को? बहुत सारे लोग किसी मुस्लिम नेटो की भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग इन 4 मुल्कों के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट की भी बात करते हैं। आपको लगता है ईरान वाले चैप्टर के बाद दे विल मूव अहेड, या ये फोरम अब अपनी आहिस्ता आहिस्ता वक़्त खो देगा? नो, अब तो इसकी वक़्त और बढ़ गई है जी सरवर्दी साहब। दिस इज, एक तो बात यह है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है ये फोरम। जिस तरह भी ये रेफरेंस आपने भी दिया कि नेटो है, मुस्लिम ममालिक, ये 4 ममालिक की अपनी कोऑपरेशन है। ये किसी के खिलाफ, किसी रीजन के खिलाफ, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है। ये और बढ़ेगी जी। अब मैं फ्यूचर में जो मिडल ईस्ट है, इस पे मुजम्मिल साहब एक नया चेस बोर्ड लगते हुए देख रहा हूँ, और उसमें मुझे, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे आई हैव अ फील, और थोड़ी सी असेसमेंट भी ऐसी लगती है जो स्टेटमेंट्स अभी आ रही है। अमेरिका भी मेरे ख्याल में इस चेस बोर्ड को नए सिरे से लगाएगा, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ का, गल्फ कंट्रीज़ का और ईरान का भी मैं एक इम्पॉर्टेंट रोल देख रहा हूँ। कब होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक अगर ये पीस डील हो जाती है, चीज़ें सही डायरेक्शन में चली जाती हैं, और ईरान, अमेरिका के अंदर ये थॉट कंफर्म हो जाती है कि इजराइल इज़ अ स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी, दे आर नॉट द पार्टनर बट द लाइबिलिटी। देखिए, अगर ईरान को इस सामने रख के इसराइल को टेसिट अप्रूवल्स और इम्प्यूनिटी के साथ इजाज़त मिली हुई थी वॉर की, और होता क्या था कि जेनोसाइड किधर हो रहा है? गाजा में। जेनोसाइड किधर हो रहा है? लेबनान में, सीरिया। उनको उन्होंने टारगेट किया था जो इजी थे। जब अमेरिका ने उसको गारंटी दी कि मैं तुम्हारे साथ वॉर में शरीक होने लगा हूं, तो तब उन्होंने जाके ईरान पे हमला करने की कोशिश, वरना तो 2012 से देखे ना ऑपरेशन, वो पिलर डोम के क्या वो पहला ऑपरेशन था जो इसने किया था। 5-6 ऑपरेशन ये कर चुका है, वही गाजा, लेबनान और उसी रीजन में। फर्स्ट टाइम ये आया जब इसको कंफर्म हो गया कि अमेरिकन आर कमिंग, और उस वक्त भी मैं कहता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज द एग्जिट कार्ड फॉर नेतन्याहू, जो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है बैक होम। अभी भी उसके इलेक्शन हारने के बहुत चांसेस, इसलिए तो वो इंटेंसिफाई कर रहा है। वो जिस तरह इंडिया हमारे खिलाफ पॉलिटिकल, मोदी साहब का पूरा स्ट्रक्चर ही एंटी पाकिस्तान और हेट एंड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान के ऊपर उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी खड़ा है, इसी तरह नेतन्याहू का एंटी ईरान और एंटी दीज फोर्सेज एक जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। एक्चुअली दोनों अपने अपने जो एक्सपेंसिव डिजाइन है मुल्कों के, उनको परसू कर रहे हैं, और अपना पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने रखा ही इसी एंटी फीलिंग्स के साथ है। तो दे नीड फ्रिक्शन, उनकी तो ज़रूरत है। उनका तो ऐसी है जैसे गैस के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो दे नीड दिस फ्रिक्शन गैस फॉर देयर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स इन द रीजन। तो आपको लगता है कि ये जो सीरिया, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब है, ईरान इसमें शामिल हो सकता है या ईरान इसमें शामिल नहीं हो सकता? नॉट वेरी क्विकली। अभी सऊदी अरेबिया और इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मुझे लगता है कि इजिप्ट, आप सीरिया कह रहे हैं, इजिप्ट उसमें, इजिप्ट तो जी। तो देखिए, इसमें सरवर्दी साहब, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री चल रही है जी, कंटेस्टेशन है, टाइम लगता है बद-एतमादी को ख़त्म होने में। आपने प्रैक्टिकली चीज़ें ऑन ग्राउंड करके दिखानी है कि जिन चीज़ की आपको फियर है वो फियर डजेंट एग्जिस्ट। आपको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से दोस्तियाँ और ये अलाइंसेस चलानी पड़ती हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, बट मैं ईरान को एक नई शक्ल में इस मिडल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक नए रोल के साथ ज़रूर देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। मतलब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद केपी बजट पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। माली साल 2026 और 2027 बजट की मंजूरी का ये मामला है। बजट पेश कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं, क्या वो इसकी हमायत में सामने आते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ में जो शदीद इख्तलाफात हैं वो किसी और तरफ सूरत हाल को लेकर जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक वहीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बताइए, कितने अरकान हैं जो कि इस टाइम वतन वज़ीर आला के खिलाफ हैं? अभी जो सालाना बजट की प्लानिंग हो रही है, जो बड़ा नुकता है इसमें नाराज अरकान है, वो मसाइल खड़े कर सकते हैं। अभी इस वक्त भी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है पीटीआई, वो जारी है, और उसमें बेशतर जो नाराज अरकान है वो ज़राए के मुताबिक शरीक नहीं है। बल्कि हमने देखा कि एक तरफ अगर पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत, तो 4-5 जो नाराज अरकान थे वो असेंबली हाल में मौजूद थे। इस तरह ये भी ज़राए बता रहे हैं कि बेशतर अरकान ने इस इजलास से कबल बाहर एक एमपीए की रिहाइशगाह पर इजलास मुनक़िद किया और ये फैसला किया कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे इस बजट के हवाले से। जो उनका प्ली था वो यही है कि भाई इमरान खान की मशावरत के बगैर या उनका विजन शामिल किए बगैर ये बजट पेश ना किया जाए और आखिरी वक्त तक वो इसी मौके पर डटे रहे।
दूसरी जानिब हमने देखा कि सोहेल अफरीदी ने भी ये ऐलान किया था, अलीमा खान ने भी उनके हिदायत की थी कि आप बजट पेश ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने मशवरा दिया पीटीआई को कि आप बनगली में जा रहे हैं, आप खाई में गिरने जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि फिर वापसी का रास्ता ना मिले। तो इसी बिना पर फिर शौकत सब्ज़ी जो पीटीआई के सूबाई तर्जुमान हैं, उन्होंने परसों ये ऐलान किया कि पार्टी ने सूबाई हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि वो सालाना बजट पेश करे, क्योंकि 3 महीनों के बजट में फिर कुछ आईनी मसाइल पेश आने थे। उसमें ये भी था कि सिर्फ 3 महीनों तक आप सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाही जो है जारी कर सकते हैं या पेंशन जारी कर सकते हैं। बाकी जो तरक्याती काम है, बाकी जो उमूर है, माली उमूर है, वो आप अंजाम नहीं दे सकते। तो इसी आईनी मसाइल से निकलने के लिए उन्होंने फैसला किया कि सालाना बजट पेश किया जाएगा। अलबत्ता इसमें कुछ तकनीकी चीजें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि वफाक पर प्रेशर डालने के लिए इन लोगों ने एलानिया तौर पर ये किया है कि खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। कोई 48 अरब रुपए का जो बताया गया है, और तस्वीरात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा का खसारे का बजट है। तो मैं देख रहा हूँ कि दानिस्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को जोर देने के लिए, और जो आईएमएफ की शराइत थी कि सरप्लस बजट पेश करना है, तो उसी नुक्ते को दबाव में लाने के लिए मेरे ख्याल में पीटीआई ये जो है कदम उठा रही है। लेकिन अगर खसारे का बजट पेश करें, दिफा के लिए पैसे ना दें, सरप्लस ना रखें, तो इनके नाराज अरकान मान जाएंगे? इन बातों के बाद वो मान जाएंगे कि ये इमरान खान के विजन का बजट है, या इसके बाद भी नहीं मानेंगे? ये मौलाना साहब, जो नाराज अरकान के हम देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे उनका ज्यादा शोर शराबा है या फायरवर्क्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ कि अभी वो सारे असेंबली पहुंचे हुए हैं। और ये बात आ रही है कि वो अपना टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह नहीं कि वो मुखालफत की जुर्रत कर सकेंगे। अब वो एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे जो उनका एक ब्लॉग बनाया है उन लोगों ने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बजट की मुखालफत करें। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी काफी ढीली है, वो भी अब पीटीआई के साथ के खिलाफ उस तरह जो उनको दबाव में नहीं ला रही है इस बजट के हवाले से। अलबत्ता उन्होंने जरूर किया था कि जब पीटीआई ने ये ऐलान किया था कि हम 3 महीनों का बजट पेश कर रहे हैं, तो उस पर अपोजिशन का एक हुआ इजलास मुनक्किद हुआ, तो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन देखने में आ रहा है कि अपोजिशन भी इस मामले पर काफी डीली है। और जो अपोजिशन हम एक्चुअल देख रहे हैं वो इस वक्त पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं कि जो नाराज अरकान है वो ठीक ठाक सोहेल अफरीदी को दबाव दे रहे हैं। और इसी बिना पर इस इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया, और उसमें ये अपने अरकान को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। लेकिन पीटीआई के जो नाराज अरकान है वो देखने में आ रहा है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड वो कह करेंगे। रहे हैं बजट में तो इस बार अपोजिशन को भी मराद दी जा रही हैं, कुंडी साहब को नौकरियां और फंड्स भी दिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को बड़ी मराद दी जा रही हैं इस बजट में, ताकि सोहेल अफरीदी अपोजिशन को साथ रख सकें। तो ऐसा ही है, इस इजलास का जो सिलसिला शुरू हुआ तो हुआ उससे पहले हमने देखा कि सोहेल अफरीदी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, इस तरह फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की, गवर्नर से। तो एक तरह से उनको एतमाद में लेने की कोशिश की। और हम देखने भी आ रहा है कि अपोजिशन जमातें जो है वो बिल्कुल ढीली है इस हवाले से। वो पीटीआई को मुख्तलिफ उमूर पर वो ठीक ठाक जो है वो प्रेशराइज कर सकती है, लेकिन उस तरह देखने में नहीं आ रहा है। सिर्फ सियासी बयानात देखने में आ रहे हैं। अभी अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का बयान आया है कि अगर इस बजट में अवामी मफाद के मंसूबे शामिल नहीं हुए तो हम एहतजाज करेंगे। एक तरह से एक होम्योपैथिक जो है एहतजाज तो सामने आ रहा है। लेकिन जो असल प्रेशर है वो पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं। अभी परसों जब शौकत अली ने ऐलान किया कि हमने फैसला किया है कि 3 महीनों के बजाय हम 1 साल का बजट पेश करेंगे, तो देखने में आया कि पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ कॉरिडोर से सोशल मीडिया, यूथ विंग वगैरह, उनकी तरफ से शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया गया पीटीआई की क्यादत को, सोहेल अफरीदी को। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है और जो उसके सपोर्टर्स है वो भी काफी मुतहर्रिक है सोहेल अफरीदी के खिलाफ, और यहाँ पर उनके जो बाकी इलाज है। तो ये गंडापुर कितने एक्टिव हैं और गंडापुर के साथ कितने लोग हैं, और क्या वो वाकई सोहेल अफरीदी को हटाना चाहते हैं? देखिए, एलानिया तौर पर तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि सोहेल अफरीदी चूंकि इमरान खान के नॉमिनी है, उन्होंने नामजद किया तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको मतलब हुकूमत गिराने की कोई इस तरह उसमें शरीक नहीं होंगे। लेकिन दर पर्दा वो ठीक ठाक प्रेशर दे रहे हैं सोहेल अफरीदी की हुकूमत को। और उसके आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ वो बिलवास्ता तौर पर दे रहे हैं, कर रहे हैं, अलामती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन दरूनी खाना हमने देखा कि पीटीआई के अंदर जो
सोशल मीडिया मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसमें सोहेल अफरीदी को बुरी तरह निशाना बनाया जाता है, प्रेशर में लाने की मुख्तलिफ पॉलिसीज जो उनकी होती है, खासकर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, अडियाला में एहतजाज के हवाले से हम देखते हैं कि सोहेल अफरीदी को ठीक ठाक टफ टाइम टाइम जो है अली अमीन गंडापुर बिलवासा तौर पर अपने जो फॉलोअर्स है, जो सोशल मीडिया उनके ग्रुप्स हैं, उनके जरिए दे रहे हैं। पीटीआई के अंदर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये किसी स्टेज पे कोई बाकायदा शक्ल बना के अलग बैठ जाएगा, या ये बस आपके मुताबिक फायरवर्क ज़्यादा है, ग्राउंड रियलिटी कम है? देखिए मुजम्मिल साहब, अभी तक तो फायर वर्क ही नजर आ रहा है। जो हम लीडरशिप देख रहे हैं, अगर हम लीडर्स को देखें तो नाराज ग्रुप में जो सबसे मुतहरिक या जो सीनियर पॉलिटिशियन है पीटीआई का, वो मुश्ताक गनी साहब हैं। तो उनका मिजाज, उनके मिजाज से इस तरह कोई जारहानापन नहीं झलकता। वो उनका जो प्ली है, जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया हुआ है कि हम जो है इमरान खान की रिहाई तक या उनका विजन शामिल किए बगैर बजट जो है उसकी मुखालफत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल तो अभी तक इख्तियार नहीं की है, लेकिन फॉर्मली अली अमीन गंडापुर ने भी इस नाराज ग्रुप को ऑन नहीं किया है। ये खबरें आ रही है कि दर पर्दा वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एलानिया तौर पर वो इस फॉरवर्ड ग्रुप को या नाराज ग्रुप को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड ग्रुप एक तरफ और अलीमीन गंडापुर का ग्रुप जो है, जो उनके सपोर्टर्स है, वो दूसरी तरफ जो है सोहेल अफरीदी को टफ टाइम दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी जो अली अमीन गंडापुर का हल्का है, मौलाना फजलुर रहमान और उनका मुकाबला होता है, उसमें अब मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं और गंडापुर के मुखालिफ लोगों को उनके हल्के में पोस्ट किया जा रहा है और फजलुर रहमान को उस हल्के में सपोर्ट किया जा रहा है। ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये मुसद्दिक इतलात है कि बाकायदा दोनों के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। क्योंकि हमने देखा था कि जब अली अमीन गंडापुर ने छाप छोड़ा, जब वो स्टीमशिप से हटाए गए, तो तकरीबन 7-8 महीनों तक वही सेटअप डेर इस्माइल खान और बल्कि बेशतर सूबे के मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर्स थे या दीगर ओहदों पर सेक्रेटरीज थे, तो वही लोग थे जिनको अली अमीन गंडापुर ने नॉमिनेट किया था। तो जब से ये उनके दरमियान दरार पैदा हुई, जब मुखालफत जो सामने आई, तो हमने देखा तो सैयद अफरीदी ने एक तरह से टारगेट किलिंग शुरू कर दी। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके जो बताया जाता है कि उनके सपोर्टर या उन्होंने लगाए हुए हैं या उनके करीब है, तो जितने भी सेक्रेटरीज थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे या कमिश्नर थे, उनको मरहलावार जो है हटाना शुरू कर दिया। और जिस तरह आप बता रहे हैं, आपकी इतलात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेर इस्माइल खान में भी ज्यादातर जो अली अमीन के गंडापुर के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स थे मुख्तलिफ ओहदों पर, उनको हटाया गया है। और ये इतलात है कि ज्यादातर वो मौलाना फजल रहमान की मंशा के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलें, बजट तो पेश कर दिया है सोहेल अफरीदी ने केपी असेंबली में। अब इसकी मंजूरी का एक अमल जो है वो हम देखेंगे कि कितनी ये आसानी से या कितनी मुश्किल से मंजूर होता है। मेरे ख्याल में बजट मंजूर हो जाएगा जमीर साहब, लेकिन जो इश्यूज है इंटरनल पॉलिटिक्स वो मजीद बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह एक स्ट्रांग ग्रुप है, सोशल मीडिया है, उनका जो यंगस्टर है, वो स्टार्ट में ये मुखालफत कर रहे थे कि इमरान खान के विजन के बगैर, उनसे मशावरत के बगैर या मुलाकात के बगैर ये बजट पेश ना किया जाए। तो अभी चूंकि ये बजट पेश होने जा रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बजट के पेश होने के बाद सोहेल अफरीदी के जो मसाइल है वो बढ़ेंगे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के अपने फॉलोअर्स, अपने सपोर्टर जो है, वो सोहेल अफरीदी पर और अपनी हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं कि उन्होंने तारिक, ये मसाइल तो पहले दिन से ही है ना सोहेल अफरीदी के लिए, जब से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। और भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोशिशें तो नाकाम रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी होती रही, लेकिन हमने देखा कि नाराज अरकान को भी मना लिया गया। अभी भी सूरत हाल आपको नहीं लगता कि इसके बरक्स हो जाएगी? देखिए, मसला ये है कि कोई मुतबादिल क़यादत में नहीं देख रहा हूँ पीटीआई में। अगर सोहेल अफरीदी नहीं तो कौन? मतलब उसके बाद सिर्फ नजरें उठती है अली अमीन गंडापुर की तरफ। उनको जो पावर कॉरिडोर है या पावर कॉरिडोर पर एक ही शख्सियत है, उनकी तरफ से अगर कोई सह मिलती है, कोई सपोर्ट मिलता है, तो मेरे ख्याल में फिर मुमकिन है। उसके अलावा मैं नहीं देख रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी के सामने कोई इस तरह कोई शख्सियत आएगी कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करे या एलानिया तौर पर उसकी मुखालफत करे। अली अमीन गंडापुर जो है, एक तरह से एक अजीब सी पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है कि एक तरफ तो सूबाई हुकूमत को भी निशाना बना रहे हैं, सोहेल अफरीदी को भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दरपर्दा भी मुहिमात चला रहे हैं, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आते। एलानिया तौर पर वो कहते हैं कि भाई मैं सोहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान के नामजद शुदा है और मैं उनको सपोर्ट करूंगा, हुकूमत को सपोर्ट करूंगा। लेकिन क्योंकि कामयाब होने के लिए बहुत से लोगों का सपोर्ट चाहिए ना, जो कि पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रहा अभी अली अमीन गंडापुर के लिए। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का या एक लॉबी का,
और वो लॉबी जिनकी रसाई इमरान खान तक है, अगर वो बात पहुंचा दे तो मेरे ख्याल में फिर अली अमीन गंडापुर जो है खुलकर एलानिया तौर पर सामने आ सकते हैं। अभी तक उनके लिए ग्राउंड मेरे ख्याल में तैयार नहीं है, तो यही है कि उन्होंने एक मुहिम पॉलिसी इख्तियार की हुई है। वो कहते हैं पार्टी के मुराद साथ सईद भी है। साहब ने किसी डॉक्टर अमजद को बतौर वजीर आला तैयार किया हुआ है। ये इतलात भी आ रही थी, ये इतलात भी आ रही थी, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन जब तक सुहेल अफरीदी मेरे ख्याल में उसके है गुड बुक्स में है, पार्टी क्यादत के या चेयरमैन के, बानी चेयरमैन के, अली अमीन गंडापुर, अमजद अफरीदी, पॉवर ब्लॉक, नाराज, मेरे ख्याल में कोई सुहेल अफरीदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर अगर लॉबिंग जो है खराब हो गई, अली मां खान खसूसी तौर पर अगर नाराज हो गई सुहेल अफरीदी से, तो मेरे ख्याल में फिर उसके लिए मसाइल खड़े हो सकती है। बहुत शुक्रिया तारिक। कुल जो तखमीना है 2170 अरब रुपए से जायद का लगाया गया है, और इससे पहले बजट पेश करने से पहले शर्त भी यही रखी गई थी कि इमरान खान से मुलाकात होती है तो ही बजट पेश करेंगे, लेकिन सूरत हाल अक्सर हमने बदलती तब्दील होती देखी है। अब आपको क्या लगता है कि नाराज अरकान इसके हक में वोट देंगे या नहीं? इशू है सरप्लस बजट का जो IMF के तहत KP ने देना है। हाँ जी। और वो नहीं दे रहे। लेकिन मेरी शर्त फेडरल क्या है कि इमरान खान से मुलाकात करा नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की इस बारे में व्यू है कि ये सरप्लस बजट 30 जून 2027 तक होना चाहिए। आज ही तो वो पैसे नहीं ना हो जाने, पूरे साल में सरप्लस होने हैं। तो एक साल का वक्त पड़ा है, आज नहीं भी सरप्लस रखेंगे 3 महीने बाद हो जाएंगे। फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़रूरत होती हैं। किसी स्टेज पे जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी उस वक्त सरप्लस की बात हो जाएगी। लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट आज इस इशू, ये ठीक है कि इसके नतीजे में IMF की डील थोड़ी ख़राब हो सकती है, और आप वो कहेंगे कि IMF की डील ख़राब हो गई है, और PTI ने एक दफ़ा फिर IMF की डील ख़राब करने की कोशिश की है जो PTI के ख़िलाफ़ जाएगा। जैसे पहले उन्होंने IMF के बाहर धरने दिए, जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है बजट इनका पास करना। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट इस बजट के लिए KP गवर्नमेंट से ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं। ना मुलाकात कराई जाएगी, ना कुछ किया जाएगा। ये जो करना चाहते हैं, जैसा बजट करना चाहते हैं कर लें, उनके फेडरल गवर्नमेंट बाद में अपने पत्ते, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट बाद में अपने पत्ते खेल रहेगी। इस वक्त इनको जो ये करना चाहते हैं करने दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, मार्केट में भी कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आला हो चुके हैं, गलत खबरें? नहीं, बिल्कुल हैं कॉम्प्रोमाइज। इस वक्त वो फंस गए हैं ना, वरना तो वो प्राइम मिनिस्टर के इजलास में जाके वादा कर आए थे अब कि हम देंगे। मुजम्मल असलम भी वादा करके आए थे, वो वादा कर आए हुए हैं। अब इस वक्त तो चूंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ गया है, एक शोर मच गया है, तो उनकी पोजीशन का अंदाजा है फेडरल गवर्नमेंट को। तो मेरा नहीं ख्याल वो आगे जाके सरप्लस वाला मामला लेटर स्टेज में पार्टी का सपोर्ट है अभी उनके साथ। हाँ। सो लेट्स सी वो कैसे सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। मुझे सना नकवी को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिए।